तो फ्रेंड्स, हम काफी दिनों से योर सोल गिफ्ट में प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में समझ रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, जितने भी हमारे जीवन में आते हैं इंसान, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, टीचर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, हमारे को ट्रैवलर के रूप में हमको बहुत बहुत चीजें सिखा कर जाते हैं। हर चीज, हर कहते हैं ना कि यहाँ पे हर चीज प्लान है। अगर कुछ हुआ है तो कोई ना कोई कारण होगा, तभी इफेक्ट आया है। तो हर चीज का कारण है और हर चीज सोल प्लान की हुई है, कुछ एक चीजों को छोड़कर। पर उसमें जो सबसे मेन चीज है जिसको हमने कभी भी बर्थ प्लान में नहीं किया है, वो है सुसाइड। कोई भी आत्मा क्यों सुसाइड करने के लिए चूज करेगी? वहां पे जहां पे वो रहती है स्पिरिट वर्ल्ड में, वहां पर तो सिर्फ प्यार, प्रकाश, शांति, यही सब है। तो वहां पर इतना आ, अपने ऊपर क्रुएलिटी करने का कभी भी नहीं चुनेगी। जैसे यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि ये तो पाप है, और जिसके घर में अगर कोई सुसाइड कर लेता है, अभी 3 दिन पहले ही मेरे ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड के बेटे ने किया, 3 दिन पहले। तो हम जो जान रहे हैं सोल साइंस को, वो एक अलग नजरिए से देखेगा, पर एक सामान्य व्यक्ति है वो जज करेगा कि उसके मम्मी पापा के कर्मास होंगे, या इन लोगों ने बहुत बच्चे को सहायता नहीं करी, या इनको अच्छे से ट्रीटमेंट कराना था। बहुत बहुत सी चीजें पेरेंट्स को सुननी पड़ती हैं और उस परिवार को भी सुनना पड़ता है। कानाफूसी शुरू हो जाती है यदि कोई यंग लड़की या एक लड़के की डेथ होती है यंग की, तब तो और कानाफूसी शुरू हो जाती है। चाहे वो लड़की ना अफेयर में हो ना कुछ हो, उसके प्रेगनेंसी से लेके उसके ड्रग एडिक्ट तक के र्यूमर्स फैल जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को अच्छाई हम जल्दी नहीं ग्रहण करते, पर अगर कहीं पे भी बुराई खींची जाती है तो वो र्यूमर्स को नमक मिर्ची लगाते 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 पूरे सोसाइटी में फैल जाता है। मेरे अपनी लाइफ में देखी हुई बहुत सी चीजें हैं, और मेरे रिलेटिव्स तो नहीं कहूंगी, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी काफी लोगों को मैंने देखा है सुसाइड का ऐसे हैपनिंग होते हुए। पर तब मैं भी जज करती थी, पर जब से मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है 3 साल पहले से, उसके बाद कभी भी नहीं देखती, जज नहीं करती। आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, अब वो एग्जाम देने स्कूल में आपने उसका एडमिशन कराया, अच्छे से पढ़ भी रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बिल्कुल अच्छे से अपना एंजॉय कर रहा है अपने स्कूल लाइफ को। पर जैसे एग्जाम्स चालू होते हैं उसके, बच्चा घबरा जाता है और स्कूल छोड़ के घर आ जाता है कि मम्मी इस साल मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डांट लेते हैं, फिर उसको प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसे हार नहीं मानते हैं। अगर वो ड्रॉप भी लेना चाहता है तो हम उसको ड्रॉप लेने देते हैं, ताकि वो अपने आप को मेंटली तैयार करे फिर एक नए स्कूल में, फिर से उस स्कूल में जाके पढ़ाई करने के लिए। और जब वो पहली बार फिर स्कूल जाता है तो हम उतने ही प्यार और लाड से भेजते हैं, केयर करके भेजते हैं। उसे घृणा नहीं करते हैं कि वो स्कूल छोड़ के भाग के आ गया है। तो जब हम एक फिजिकल मदर और फादर, जो सिर्फ बायोलॉजिकली हम उनके मम्मी पापा हैं, वो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, तो जो हमारा परम दयालु पिता है, जो जिसे हम ईश्वर कहें, डिवाइन कहें, जो भी कहें, वो हमसे कैसे नफरत करेगा? वो कभी भी हमको स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर नहीं निकालता। और जब भी कोई आत्मा सुसाइड करके जाती है तो उतने ही प्यार से सारे मास्टर उनके बेनिफिट लेने आते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो आ रहा है वो काफी घायल अवस्था में है, और घायल उसको शरीर से नहीं, उसकी आत्मा पे, उसके मन पर पड़ा है। तो उतने ही प्यार से, उतनी ही करुणा से उसको लेकर जाते हैं। पर हम यहाँ पृथ्वी पर पूरे समय जज करते रहते हैं। एक्चुअली हम डेथ के नाम से ही डरते हैं। अगर कोई भी हमारा प्रियजन चला जाता है तभी हमको सदमा तो लगता है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि चाहे कितना भी वो बुजुर्ग होके जाए, फिर भी हमारे में एक इच्छा रहती है कि वो थोड़ा और जीवित रहता, हमको और प्यार देता।
वो जो प्यार पाने की ललक है वो हमारी खत्म नहीं होती है। तो जब एक नॉर्मल तरीके से हमारा प्रियजन जाता है तब भी हमें दुख होता है। तो सोचिए, जिनके प्रियजन इस आत्महत्या के बारे साथ जाते होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। उनके लिए ये बहुत बहुत शौक वाला रहता है, क्योंकि वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं कि ये सब क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्योंकि जिस उसके प्रियजन ने आत्महत्या की है वो पहले तक के तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन या चुप चुप रहता था, पर इतना बड़ा कदम कि वो पूरा घर और अपने पूरे परिवार को छोड़ के चला जाए। ओशो बहुत अच्छा कहते कहते थे, यहाँ पे नहीं है, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि हम सभी लोग के में जीवेशना होती है, जीवन को जीने की इच्छा होती है, पर जो आत्महत्या करता है उसको सबसे ज्यादा जीने की इच्छा होती है, पर उसकी कंडीशन रहती है। वो इतना प्यार करता है अपने जीवन से कि उसको एक कंडीशन चाहिए कि मेरी शर्तों पे ही मैं जीवन को जीऊंगा। और जरा सा भी उसके जीवन में बदलाव आता है या चुनौती आता है तो वो भाग जाता है। पर उसके में सबसे ज्यादा जीने की ललक होती है। अब वो जो भी बोलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सेंटेंस, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो इतना ज्यादा लाइफ को पकड़ना चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं चाहते, जो उनकी लाइफ चल रही है वैसे ही। तो चलिए, उनको बहुत दुख होता है, हम सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आ, इस स्टोरी को बताने के लिए जो उन्होंने बताया है, कैमरॉन एक लड़का है और उसकी मदर का नाम कैरोलिन है। जब मैं पहली बार 3 साल पहले इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो फ्रेंड्स लिटरली मैं रो रही थी, क्योंकि मेरे बेटे से मैं बहुत अटैच हूँ, क्योंकि इसमें वही एक टीनेज बेटे की ही कहानी है। और एक मदर होने के नाते अपने बेटे की मुझे याद भी आ रही थी, और शायद मुझे फिर से जब मैं आज कल पढ़ रही थी इस चैप्टर को रात को, तब भी मुझे उतना ही मन में इमोशंस आ रहे थे। तो मुझे लगा हो सकता है, क्योंकि देखिए हमने बहुत बहुत जन्म लेके आए हैं, कभी किसी पास्ट लाइफ में हो सकता है हम भी इस दौर से गुजरे हों, या कैमरॉन के समान हम भी भाग गए हों। हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ है, पर कोई कनेक्शन लग रहा था। तो कल भी मैं थोड़ा बहुत रोई थी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत प्यारी है, मतलब उतनी टचिंग तरीके से रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने इसको लिखा है कि आपको फील होगा। मैं तो खैर बताऊंगी तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, तो आप वो फील नहीं कर पाएंगे कि एक मदर अपने जवान बेटे को जब खोती है तब उसको कैसा लगता है। तो ये कहानी है कैमरॉन और कैरोलिन की, दोनों अमेरिका में है। कैरोलिन का छोटा सा बेटा है, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को बहुत अच्छे से पालते थे, पर कुछ कारण से अब मैं पहले उसका ये बता दूं कि 18 साल में कैमरॉन सुसाइड कर लिया था। तो जब वो कैमरॉन छोटा था, 3-4 महीने का था, तभी हस्बैंड वाइफ दोनों का डिवोर्स हो गया था। और फिर 6 साल तक के कैरोलीन ने अकेले अपने बेटे को पाला पोसा, पर उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो अपने बेटे को अच्छे से पाल सके। तो उसको लगा कि मुझे और कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मैं अच्छे से पैसे कमा सकूं और अपने बेटे को अच्छे से मैं रख सकूं अपने साथ। तो अब बेटे को कहाँ छोड़े, उसके पेरेंट्स थे नहीं। तो कैरोलिन क्या करती है, अपने हस्बैंड के पास, अपने एक्स हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि अब अपने बेटे को थोड़े टाइम के लिए संभालो, मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी है। तो जब वो 6 साल का था तब कैरोलिन अपने बेटे को, कैमरॉन को, अपने हस्बैंड के पास छोड़ के चली जाती है। और 5 साल तक के वहां पे कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, बहुत अच्छी जॉब लेती है, और एक दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करती है डेन नाम के, और अपने बेटे को लेने जाती है। तब तक कि बेटा 11 साल का हो गया, उसने 5 साल अपने फादर के साथ अपना समय बिता चुका है। जब उसको लेकर अपने शहर वापस आती है, तो उस समय उसका बेटा बहुत उदास उदास रहता था, क्योंकि बिल्कुल नया था टेक्सास में। तो उसको बहुत उदासी लगती है उसके बेटे को, पर धीरे धीरे वहां नए फ्रेंड्स बनाता है, सब लोग के साथ खेलता कूदता है, तो एडजस्ट हो जाता है। अब उसका जो सेकंड हस्बैंड था डेन, कैरोलिन और कैमरॉन तीनों एक साथ रहते हैं। और वो जो बच्चा था वो बहुत ही एनिमल्स लोगों से बहुत प्यार करता था, वो रेस्क्यू ग्रुप में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था।
मैं ये कहानी इसलिए मतलब ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि उसको जानवरों से बहुत प्रेम था, इसलिए क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव था। उसको जानवर बहुत पसंद थे। जो सेंसिटिव होते हैं वो जल्दी हर्ट होते हैं बनिस्बत जो बहुत जल्दी बिंदास रहते हैं। तो वो बहुत स्कूल में उसके फ्रेंड्स थे और सब लोग उसके फ्रेंड्स उसको बहुत प्यार करते थे। वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता था, फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छा था। फिर जब वो हाई स्कूल जाता है तब उसके जो पिता थे, जो उसके बायोलॉजिकल फादर थे जिम, उसको कैंसर हो जाता है। तब उसको अपने फादर के पास लेके जाती है और वहां पर अपने फादर को अपने सामने ही दम तोड़ते हुए वो छोटा सा बच्चा जो 17-18 साल का था उस समय वो देखता है, टीनेज में, 14-15 साल का था तब। 18 में उसने सुसाइड किया। तो जब अपने फादर को की डेथ देखता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर जब उसका फ्यूनरल होता है, दाह संस्कार नहीं, उन लोग जो बरी करते हैं, उसकी फ्यूनरल के बाद जब वो वापस आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रोता है अपने फादर के जाने का और एकदम गुमसुम हो जाता है। तो उस समय कैरोलिन को लगता है कि ठीक है, वो अपने फादर से बहुत अटैच था, 5 साल रहा और नहीं रो रहा है, वो शांत होगा। और कई जेंट्स लोग, मैन लोग नहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको काफी कहानियां बताती थी, उसके फादर की बातें बताती थी, जब वो छोटा था ऐसे करते थे तुम्हारे पापा, ऐसे करते थे, ताकि वो उसकी बातें याद करके वो किसी तरीके से रो ले। पर वो कैमरॉन बिल्कुल भी नहीं रोता और कोई इंटरेस्ट भी, चुपचाप से वो सुनता था, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता था। वो बार बार उसकी बातें बता बता के उसको रुलाना चाहती थी, उसको हील करने में मदद करना चाह रही थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो काफी चुप रहने लग गया। फिर धीरे धीरे इसके स्कूल में मार्क्स कम आने लग गए। हाई स्कूल में था तो मार्क्स जब कम आए, जबकि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो जैसे उसके मार्क्स कम आते हैं तो उसको डिप्रेशन होने लग जाता है। क्योंकि जो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और कम मार्क्स में पहुंच जाते हैं तो अब उसको एक गिल्ट जो रहती थी, अब उसकी जो रहती थी, मतलब एक आत्मग्लानि की, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो वो धीरे धीरे सिगरेट पीने लग जाता है, फिर शराब पीने लग जाता है और ड्रग्स भी लेने लग जाता है। अब उसकी मदर सब कुछ देख रही है, परंतु उसको कुछ भी समझाने के लायक नहीं रह गई कि अब मैं उसको किस तरीके से समझाऊं कि वो ये सब ना करे। आखिर में उसको रिहैब सेंटर लेके जाती है। वो जगह ऐसी होती है जहां पर ड्रग्स और शराब सब छुड़ाई जाती है। तो वहां पर जब ले जाती है तो उसके वहां पे रिहैब में टीचर्स लोग उनको ड्राइंग बनाने देते थे, क्योंकि ड्राइंग जो हम बनाते हैं, जो भी चीज हम करते हैं, हमारे राइटिंग से लेके हर चीज तक के हमारा रिफ्लेक्शन एक स्किल्ड जो रहते हैं टीचर, उन लोग पहचानते हैं। तो जब भी उससे ड्राइंग बनाते थे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाता था। तो इसके टीचर्स इसकी मदर को बुला के बोलते हैं कि आपको इतना भी नहीं मालूम चला कि आपके बेटा इतना ज्यादा डिप्रेशन में है कि उसकी पिक्चर्स तक के ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, मतलब उसकी जिंदगी में कोई कलर ही नहीं था। अब उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब बहुत ही डीप डिप्रेशन था। और एक बार वो जब घर आता है, उसको ठीक भी हो जाता है, रिहैब से ठीक करके जब वो घर लेके आ जाती है, तभी भी वो एक कार्टून बनाता है, एक ऐसा मॉन्स्टर बनाता है जिसके नुकीले दांत है और उसमें से लार टपक रही है और उसको ड्रग्स के रूप में वो करती है, आइडेंटिफाइड करती है। क्योंकि ड्रग्स उसको धीरे धीरे खा रहा था, तो वो मॉन्स्टर है जो उसको देख के लार टपका रहा है कि अब मैं तुम्हें खा लूंगा करके। तो उसकी मदर देख भी रही है और काफी हद तक के वो ठीक भी हो गया है। उसको मेडिकेशन भी बहुत ज्यादा करा रहे हैं, दवाइयां भी दी जा रही हैं, साइकोथेरेपी वगैरह सबकी। अब रिहैब, दवाइयां और साइकेट्रिस्ट, इन सब से उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकल सके। जैसे फ्रेंड्स, हम लोग कल भी देख रहे थे कि डिप्रेशन का हमें पता नहीं चलता कि अंदर में किसके क्या चल रहा है। आखिर वो ग्रेजुएट हो जाता है, सबको लगता है कि अब काफी अच्छा हो गया, ग्रेजुएट हो गया है, अब ठीक है वो। फिर उसकी 18वां जन्मदिन आता है तो उसकी मम्मी उसके लिए एक न्यू ड्रेस खरीद के आती है, कैरोलिन। और वो बहुत खुश होता है और अपनी मम्मी को एक साइड हग देता है, जैसे किनारे से माँ को पकड़ के क्या प्यार करते हैं। तो कैरोलिन बोलती है वो लास्ट हक था जब उसने मुझे दिया था।
फिर उसी समय उसकी एक नौकरी लग जाती है स्टोर में, फोटोग्राफी वाले स्टोर में। तो सभी घर में खुश थे कि 18 ईयर्स का भी हो गया, ग्रेजुएट भी हो गया, बर्थडे भी आ गया। तो जब पार्टी रखती है उसकी मम्मी, तो कैरोलिन बताती है रॉबर्ट श्वार्ट्ज को कि सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग खूब अच्छे से खा रहे थे, डांस कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे, पर वो चुपचाप से बैठा था। हमको लगा कि शायद वो अपने पापा को मिस कर रहा है या किसी और चीज को मिस कर रहा है, तो इतना ध्यान नहीं दिया। और पार्टी में वो उसने कुछ भी नहीं खाया, चुपचाप से वो बैठा रहा। और बर्थडे पार्टी जब खत्म हो गई तो वो घर आ गया। 2 दिन के बाद वो नए स्टोर में जाता है जॉब करने। एक दिन जब जॉब करके आता है तो उसकी मम्मी खुश होती है कि चलो अब मेरा बेटा काम में भी लग गया, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब कभी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, चाहे वो कितनी भी ड्राइंग में दिखा रहा हो, अब वो उस तरफ नहीं मुड़ेगा और हील हो गया है मेरा बेटा। पहला जैसा नहीं हंसता खेलता है, पर फिर भी ठीक है। दूसरे दिन बताती है 11 अगस्त की सवेरे इसकी जल्दी नींद खुल जाती है कैरोलिन की। वो अपने किचन में जाके कुछ नाश्ता वगैरह खाते रहती है। अर्ली मॉर्निंग है, एकदम अर्ली मॉर्निंग है। और अचानक उसके विंडो, मतलब उसके दरवाजे के पास उसको उसका बेटा दिखता है, कैमरॉन, ब्लैक शर्ट पहने हुए। तो वो एकदम डर जाती है कि ये कोई घोस्ट है क्या। तो कैरोलिन ने लिखा है कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसको सिर्फ थोड़े समय पहले जो, मतलब जो घोस्ट में देख रही हूँ, वो कुछ समय बाद वही होने वाला था। बहुत मन स्पर्शी कहानी है उसकी। फिर वो दरवाजा खोल के अंदर आता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी कैसे जल्दी उठ गए। तो बोलती है कि बेटा मेरी अब थोड़ा सा खा पी रही थी, और तुमको तो आज स्टोर जाना है जॉब पे। तो बोले हाँ मेरे पास टाइम है, अभी तो अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं अभी 2-3 घंटा सो रहा हूँ जाके। वो देखती है कि वो बाहर से जब वो आ रहा था तो वो थोड़ा सा गीला था, क्योंकि बाहर पानी गिर रहा था। अब वो क्यों गया था बाहर उसे नहीं मालूम, उसको लगा ऐसे ही टहलने चला गया होगा। बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और वो सोने चला जाता है। कैरोलिन भी नाश्ता कर चुकी रहती है, तो सोचती है कि चलो मैं थोड़ी देर जाके लेट जाती हूँ। अपने रूम में जब जाती है तो उसको उसकी मोबाइल की रिंग बार बार सुनाई दे रही थी, और वो नॉन स्टॉप बज रही थी। तो पहले उसको लगा कि कैमरॉन सो गया है, तभी शायद वो फोन नहीं उठा रहा है। जब वो लगातार फोन की घंटी बजते गई तो उसे लगा कि कुछ तो है, नहीं तो इतनी भी कितनी भी गहरी नींद हो, इतनी फोन की घंटी जब मुझे नीचे सुनाई दे रही है तो उसे क्यों नहीं सुनाई दे रही है। आखिर वो अपने रूम से उठ के उसके रूम में जाती है, और जब देखती है कि वहां पर एक सीढ़ी गिरी हुई पड़ी है उसके रूम के बिल्कुल दरवाजे के पास, तो सोचती है कि यहाँ पे सीढ़ी कौन लाया, और क्या काम है यहाँ पे, गिरी हुई क्यों पड़ी है। और जैसे वो सर उठा के देखती है तो उसके बेटे ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। उसको लगता है कि शायद उसने अभी किया होगा, मैं शायद उसको बचा लूं। वो जल्दी से सीढ़ी रखती है और अपने बेटे के फंदे को खोलती है, और जल्दी से इमरजेंसी में फोन लगाती है, जहां जो पुलिस ये मेडिकल इमरजेंसी वाले रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप मुंह से सांस दीजिए उसको। और जल्दी से फंदा खोल के उसको लिटाती है और मुंह से पागलों के समान उसको अपने बेटे को सांस देते रहती है। पर बहुत जल्दी उसको तुरंत थोड़े ही समय के बाद पता चल जाता है कि उसका बेटा नहीं है। फिर जब एम्बुलेंस आ जाती है और ट्रीटमेंट के लिए उसके हार्ट में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो बोलती है मत लगाओ, अब वो चला गया। फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनाते हैं, और आखिरी बार अपनी उसकी मदर को बोलते हैं कि तुम अपने बेटे को देखो। बहुत टचिंग है कि वो बहुत बहुत दुखी होकर अपने बेटे को विदा करती है। अब जब ये सब हो जाता है और फिनरल भी हो जाता है, उसके बाद वो पागल हो जाती है बिल्कुल। इकलौता बेटा, जैसे कई अपन रहते हैं ना कि 3-4 बच्चे जिनके रहते हैं या 2 बच्चे रहते हैं, तो एक बच्चे के जाने के बाद वो दूसरे बच्चे का बहुत केयर करते हैं और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे हीलिंग हो जाती है। पर अब इसके पास तो इकलौता बेटा था, और वो भी एकदम यंग, मतलब जिसने अभी अपना जीवन ही नहीं जिया था। तो वो इतनी पागलों के समान रोती थी। लिखती है, बताती है रॉबर्ट श्वार्ट्ज को कि मैं घंटों रोती थी नॉन स्टॉप, और अपने कोई हक करके बहुत रोती थी, और अपने को पेन करती थी ताकि उसको फील हो कि मैं जिंदा हूं। तो वो कभी अपने बालों को बहुत जोर से रगड़ती थी, कभी अपने इतनी जोर से हक करती थी कि ब्रूसेस पड़ जाते थे उसके में। इस तरीके से वो काफी टाइम तक के अपना टाइम बिताती है।
फिर एक दिन जब वो जॉब करने के लिए ड्राइव करके जाते रहती है तो उसको लगता है कि कई लोग ऐसे कार में कार को उसमें ठोकर लगा लेते हैं पेड़ पर, तो डेथ हो जाती है। तो चलो मैं भी एक बार करके देखती हूँ। तो वो अपनी कार को पूरी फास्ट स्पीड में ट्री के साथ टकरा टकरा लेती है, पर वो मरती नहीं है और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। जब वो घायल हो जाती है, तब जब हॉस्पिटल में रहती है, तब उसको लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये मैं बिल्कुल भी मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे जैसे मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ वैसा कोई भी मदर नहीं गुजरे, और मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूं और लोगों को बचाऊं, खासकर टीनेज के बच्चों को जो डिप्रेशन में जाते हैं, जो अल्कोहलिक हो जाते हैं, जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। तो आखिर वो एक तरह से बहुत ही बोलना चाहिए बदल जाती है। जो पुरानी कैरोलिन थी वो चली जाती है और एक न्यू कैरोलिन जो लोगों की सेवा के लिए तैयार होती है। उसी की कहानी अभी रॉबर्ट श्वार्ट्ज बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी उसमें था करके, मैं एक बात बताना भूल गई कि देखिए जब डिप्रेशन में रहता है बच्चा तो काफी वो अपने राइटिंग और उन सब में, जैसे उसने कार्टून बनाया था, तो उसने एक बहुत ही एक पोयम लिखी थी। वो पोयम तो मैं नहीं बता सकती। उसने बहुत ही ऐसे वर्ड्स वगैरह थे न्यूज वगैरह के, जिसमें फंदे का जिक्र था। क्योंकि जब वो सवेरे कार की तरफ गया था, मतलब जब वो बाहर से अंदर आ रहा था, अपनी मदर ने जब उसको देखा था, तो उसकी डिक्की में एक फंदा पड़ा था, जबकि वो फंदा उनके घर में कभी नहीं था। पर उसने बहुत पहले खरीद के रखा था फंदा, जिसको नूस कहते हैं। उसी के ऊपर उसने एक कहानी लिखी थी, पर बहुत ट्रिकफुली लिखी थी, वो कविता लिखी थी बहुत ट्रिकफुली। और उस पोयम का नाम दिया था ब्यूटीफुल डिसास्टर। तो कैरोलिन कहती कि वो बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल था, परंतु जो उसने किया था वो डिजास्टर था, और ये मैं किसी भी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। तो वो एक ग्रुप बनाती है टीनेज के लिए, जो सुसाइड में, जिनके पास सुसाइडल नोट्स थॉट्स आते हैं, उनको वो बचाने के लिए सब लोगों को इकट्ठा करती थी जो मेंटली बीमार हैं या ड्रग एडिक्ट हैं। और उनसे थेरेपिस्ट और अपनी कन्वर्सेशन करा के उनकी हीलिंग करने में मदद करती थी। मैं एक यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई कि जब कैरोलिन को बहुत दुख हो रहा था अपने बेटे के जाने का, तब सबसे ज्यादा उसको गिल्ट हो रही थी, क्योंकि अक्सर जिसके भी घर में सुसाइड होता है उसके पेरेंट्स को या उसके पार्टनर को पूरे समय एक गिल्ट लगता है कि काश मैं ऐसा करता तो वो नहीं ऐसा होता। मतलब इसको लग रहा था कि काश मैं कैलिफोर्निया वापस चली जाती, या उसके पापा के पास उसको नहीं छोड़ती कभी भी, या मैं जब उसने ड्रग्स लेना शुरू किया था तभी इस शहर से बाहर चली जाती। क्योंकि वो अपने को पूरे टाइम गिल्ट में रहती है, अपने आप को ब्लेम करते रहती है कि ये मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण हुआ है। इसके कारण उसको हीलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने जो ये इसके बाद जो चैनलिंग के द्वारा क्वेश्चन आंसर बताया है, वो पूरी क्वेश्चन आंसर्स ही मैं आप लोगों को के रूप में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा कन्वर्सेशन है कि क्यों सुसाइड होते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर जब तक कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज के साथ उसने बात करना शुरू किया था, उसने काफी हीलिंग कर ली थी। बहुत ही प्यारा एक सेंटेंस लिखा है, हीलिंग का अर्थ वो नहीं है कि आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाओ। जब भी किसी के घर में डेथ होती है, मतलब सुसाइड होती है, तो आप पहले जैसे कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जो आपके जीवन में एक रिक्तता, एक शून्यता आ जाती है, उसको भरने वाला वो नहीं रहता। तो आप पहले जैसे कभी नहीं रह सकते। पर हीलिंग का अर्थ है आपका बदल जाना, इतना बदल जाना कि आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस सिचुएशन के लिए न सामने वाले को दोष दे रहे हैं, न अपने आप को, खुद को भी ब्लेम नहीं करना है। जैसे सुसाइड अपने ऊपर की गई सबसे ज्यादा बड़ी वायलेंस है, वैसे ही अपने आप को भी ब्लेम देना एक वायलेंस का ही रूप है, क्योंकि वही इमोशन, वही थॉट्स हमारे को जीने में रुकावट डालते हैं और आगे के भी प्रॉब्लम्स बीमारी के रूप में हमारे सामने आते हैं।
तो जब ये सब अभी वो ग्रुप चला रही है, बच्चों से बातें करती है, उनको हेल्प करती है कि वो सुसाइडल थॉट्स न लाए करके, तो उसी समय वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज से मिली थी। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने पूरी चैनलिंग के द्वारा जो बताया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सबसे पहले वो कैमरॉन की आत्मा को बुलाता है, क्योंकि उन दोनों माँ बेटे के बीच में बातचीत होना बहुत जरूरी है, जो कि 4 साल हो चुके थे उसकी डेथ को। तो जैसे कैमरॉन की आत्मा आती है मीडियम में, तो उसकी मदर सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 साल से सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन उसके दिमाग में था कि जब वो अच्छे से फाइनेंशियली थे और पढ़ लिख लिया था, ग्रेजुएट हो गया था, सब कुछ था, तो क्यों किया। तब कैमरॉन उसको कहता है कि मैंने जो भी आपको दुख और घाव दिया उसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य आपको दुख देना नहीं था, पर मेरे को उस समय कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और मैं इतना निराश हो गया था कि मुझे सॉल्यूशन तुरंत चाहिए था। मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा था, मेरे को इतनी जल्दी सॉल्यूशन चाहिए था कि जो मैं काफी समय से डिप्रेशन के टाइम में अपने सुसाइडल के लिए थॉट्स मेरे आते थे, पर मैंने नहीं किया था। पर उस पॉइंट पर मेरा डिप्रेशन, मेरा सॉल्यूशन मुझे इतना जल्दी था कि मैं डू और डाई वाला था। तो फिर मैंने तुरंत बिना सोचे समझे कार में से जाके फंदा लेके आया और मैं आत्महत्या कर लिया। और वो माफी मांगता है अपनी मदर से कि मैंने आपको बहुत दुख दिया और मेरा उद्देश्य आपको दुख देने का नहीं था। काफी दोनों जने रोते हैं। फिर जब रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहता है कि जब कैमरॉन बात कर रहा था अपनी मदर के साथ, तो वो काफी मेच्योर लग रहा था, 18 इयर्स का बच्चा नहीं लग रहा था, क्योंकि 18 इयर्स के बच्चे जो बात करते हैं और जो कैमरॉन की आत्मा बात करे कि बहुत फर्क था। फिर रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहता है कि फिर मुझे याद आया कि एज तो हमारे पृथ्वी पर है, हम तो सोल के रूप में वहां पे काफी कुछ मेच्योर्ड है, मतलब इवॉल्व है। यहाँ पर हमारी उम्र है 10, 12, 18 साल, पर वहां पे तो वो मैच्योर है ही। तो फिर उसने कैमरॉन आगे कहता है कि मैं तुमको बहुत प्यार और केयर करता हूँ और एंड करने का ये मेरी चॉइस थी। और मदर, आप जो अपने आप को दोषी ठहराते हो कि मैं एक अच्छी मम्मी नहीं हूँ, मुझे ऐसा करना था, मुझे वैसा करना था, जो बार बार आपके मन में ये विचार चलते हैं, उसको आप बिल्कुल भी मत करो। आप एक बहुत अच्छी मदर हो। और मैंने यहाँ पर आकर जाना कि जीवन में हमेशा एक होप रखनी चाहिए और हमेशा एक हेल्प हमको मिलती ही है। अगर मैं वहां पर वेट करता तो मुझे हेल्प मिलती। हाँ बिल्कुल, ये इसकी बुक की मैं पीडीएफ भिजवा दूंगी। तो बोला कि अपने को दोषी मत ठहराओ और हमेशा हमको एक होप रखनी चाहिए। हम हमेशा अपनी लाइफ के डार्कनेस से छुटकारा पा सकते हैं यदि हम उस हेल्प को स्वीकार करें। क्योंकि जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड में आया तो मुझे हेल्प मिली, तो पृथ्वी पर भी मदद मिलती। एक कोई भी जो जो बहुत निराश हो गया उसके लिए कहा है कि उसको मदद मिलेगी, पर उसको वेट करना है। और फिर कैमरॉन बताता है कि जब उसने सुसाइड किया तो और स्पिरिट वर्ल्ड में आया, तो वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज माइंड में था। उसको मालूम ही नहीं था कि वो मर चुका है। जब क्योंकि उसने काफी पैनिक वाले पोजीशन में उसने अपने आप की आत्महत्या की थी, तो घबराहट में ये किया था। तब मेरी गाइड्स लोगों ने मुझे शव दिखाया, मेरी डेड बॉडी को दिखाया कि अब तुम फिजिकल फॉर्म में नहीं हो। और उसके बाद मेरे को रिकवरी रूम में लेके गए और वो वाला पीरियड मेरा सबसे टफेस्ट था। वो इसलिए टफेस्ट था क्योंकि मैं वहां रहना ही नहीं चाहता था। मैं बार बार अर्थ पे आ रहा था, आपको देख रहा था, अपने फ्रेंड्स सबको देख रहा था, और मेरा मन यहाँ पे रुकने का नहीं था। मेरी रिकवरी हो रही थी, पर मैं तुम लोग के साथ जीना चाह रहा था। और मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। ठीक है, मैं पैनिक में था, पर शायद मैं थोड़ा सा आपके साथ ओपन अप होके मैं प्रॉब्लम अपने शेयर कर लेता। तो बोले मैं बार बार पृथ्वी पर आने लग गया, मतलब पूरे समय वो आने लग गया अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स लोग के पास। और बोले मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करता था, पर आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे थे, सुन ही नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे मेरे को स्वीकार करना पड़ा कि वाकई मैं मर गया हूँ और अब मैं मेरी आवाज आप लोग को नहीं पहुंचेगी।
और बोले अपनी डेथ को स्वीकार करने के लिए मेरे स्पिरिट गाइड्स लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा हौसला दिया। और मैं हमेशा से मदर आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी मदर हो, और आप कभी भी असफल नहीं हुई हो। मेरे पालन पोषण को बहुत ही अच्छे से पाले हो, और जो भी किया उसके जिम्मेदार मैं हूँ। और बहुत अच्छा है कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने ये चैनलिंग कराई, ताकि मैं आपको आपके फिजिकल फॉर्म में ही मैं आपको ये माफी मांग ले पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हम तो सपने में एस्ट्रल ट्रैवल में मिलते हैं ये सब, परंतु फिजिकली मैं आपको वर्बली आपको आपसे माफी भी मांग पा रहा हूँ। तो उसकी मदर इतनी खुश होती है अपने बेटे से बात करके, फिर बोलती कि क्या तुम फिर से किसी जन्म में मेरे पास आओगे, या इसी जन्म में किसी रूप में आओगे क्या? अभी भी टाइम है, अभी भी मेरी डेथ को टाइम है, तो तुम आओगे क्या किसी रूप में? तो वो कहता है कि नहीं, अभी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी रिकवरी जोन में हूँ। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से काफी अपना विकास कर लिया हूँ, काफी इवॉल्व हो गया हूँ। और जो भी मेरे समान सुसाइड करके स्पिरिट वर्ल्ड में आते हैं, मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। और उनको भी मेरे समान ही गिल्ट होती है, और बहुत पीड़ा होती है कि हमने ऐसा क्यों किया, तो मैं उनको हील करने में मदद कर रहा हूँ। और इसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और अभी मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहता। पर जब भी संभावना बनेगी मेरे अगले जन्म की, तो मेरे स्पिरिट गाइड्स बताएंगे, और वैसे ही फिर मैं अपनी प्लान करूंगा। चैनलिंग के द्वारा बताते हैं कि जब भी वो अगली प्री बर्थ प्लान बनाएगा, तो हो सकता है फिर से उस मदर को ले, क्योंकि उसके मन में गिल्ट है कि मैंने अपने बेटे को भरपूर प्यार नहीं दिया। और अगर नहीं भी बनाता है तो किसी और रिश्ते के रूप में बनाएगा। वो उसी समय की बात रहेगी कि कौन से वो लेसन को चुन रहा है। पर हम क्या करते हैं कि जैसे डेथ हो जाती है तो हमको लगता है कि हमारा उनसे कनेक्शन कट गया। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज बताते हैं कि कोई भी हमारा प्रियजन जब जाता है, वो हम जो फिजिकल फॉर्म में ही उनको देखते हैं, उनको हक करते हैं, किस करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमारा लिमिटेशन, हमारी सीमा बस वहीं तक गई है। जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, जैसे कैमरॉन और कैरोलिन, वो आज भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही जो हमारे प्रिय लोग हैं हमसे कनेक्टेड हैं, और वो हमको बकायदा आके प्यार की एनर्जी और हमसे हमको गाइड भी करते हैं कई चीजों में आके। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। वो हैं, इस दुनिया में नहीं है, परंतु इस अस्तित्व में किसी न किसी रूप में है। और कैमरॉन अभी जो काफी इवॉल्व हुआ है, अपनी जिम्मेदारी को भी खूबसूरती से निभा रहा है। तो वो कहता है कैरोलिन को, रॉबर्ट श्वार्ट्ज की, अब आपको तो अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ पे अनसक्सेस होके स्कूल से भाग गया, पर वहां पे तो पढ़ाई पूरी कर रहा है। तो फिर उसकी मदर पूछती है कि कैमरॉन बेटा, क्या तुम जब गए हो यहाँ से पृथ्वी को छोड़कर, तो क्या तुमको पछतावा होता है कि मैं क्यों गया? तो कैमरॉन बोलता है कि मुझे बहुत बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वहां पर जब गया, जैसे हम अपनी लाइफ की रिव्यू देखते हैं, अपने जीवन में जो जो हमने किया और क्या क्या चूके, तो जब मैं अपने लाइफ की रिव्यू देख रहा था, तब मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे वो पॉसिबिलिटी बताया जो अगर मैं सुसाइड नहीं करता तो मेरे साथ होती। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो पूरे लेसन पढ़ता, परंतु हमें, जैसे कल मैंने बताया पैरेलल लाइफ्स होती है हमारी, तो उसकी भी एक पैरेलल लाइफ थी। अगर वो सुसाइड नहीं करता उस क्रॉस रोड पे, इसको जैसे पूरे टाइम रॉबर्ट श्वार्ट्ज को क्रॉस रोड कह रहा है कि ऐसे दोराहे पे, चौराहे पे खड़ा है, जहां पर एक तरफ उसका जीवन है और एक तरफ मृत्यु है। तो जो वो क्रॉस रोड पे खड़ा है, उस समय उसकी जो पॉसिबिलिटी थी एक अच्छे से अपनी मदर और अपनी एक मैरिड लाइफ जी के अपने जीवन के पार्ट को पढ़ता, पर जब उसने सुसाइड कर ली तो अब उसकी दूसरी हो गई, तो बकायदा उसको पॉसिबिलिटी दिखाई गई थी। तो कैमरॉन बोलता है कि मुझे जब अपनी पॉसिबिलिटी दिखाई गई कि मैं जब नहीं मरता तो मैं ऐसे ऐसे जीवन जीता, तो मुझे इतना दुख लगा कि मैं क्यों नहीं वेट किया अपने लाइफ में। उस डिसअपॉइंटमेंट के टाइम में भी मुझे वेट करना चाहिए था, और अपना साहस रख के अपनी लाइफ को जीना चाहिए था। पर मेरे को जब ये देखना बहुत मुझे खराब लगा, तो मेरे गाइड्स लोगों ने मुझे हौसला दिया और बोला कि गलती हो गई है तुमसे, परंतु कभी भी अपने को दोष मत दो,
और ईश्वर बहुत दयालु है, उसने एक तुमने अपने जीवन का एक अंत तो कर दिया, पर तुमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप अपनी लाइफ के इवोल्यूशन को आगे बढ़ाते जाओ, तो गिल्ट मत रखो। तो वो कैरोलिन और कैरोलिन पूछती है अपने बेटे से, तो क्या तुम मेरे सपने में भी आते हो? तो बोले हाँ, जब मेरी डेथ हुई थी तब भी मैं तुम्हारे पास सपने में आता था और तुमको हील करने की कोशिश करता था। तुम उस समय बहुत रोती थी, बहुत गिल्ट में रहती थी कि मेरे कारण ऐसे मेरे बेटे ने छोड़ा है। तो मैं जब आता था तब मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड रहते थे, हम लोग सब आपको समझाते थे और उस समय धीरे धीरे आप समझने लगे। और अभी भी मैं आपके सपने में आता हूँ और इसके बाद भी आते रहूंगा, जब तक कि आप फिजिकल फॉर्म में हैं इस पृथ्वी पर, तब तक के मेरा और आपका कनेक्शन कभी भी नहीं कटेगा। मैं हमेशा आपके सपने में आके आपसे बात करते रहूंगा। तो वो बोलती है करके कि अच्छा तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ कि क्यों तुमने सुसाइड किया था। क्योंकि ऐसा मदर, वो तो सिर्फ देख रही थी कि वो उदास रहता है। जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन वाले मरीजों को हम नहीं जानते कि अंदर में क्या चल रहा है, तो उसने कहा तुम ऐसी कहानी अपनी बताओ, क्या हुआ था। तो कैमरॉन बोलता है कि मैं अपनी कहानी पूरे विस्तृत रूप से बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा जो टीनेजर्स हैं वो मेरी कहानी को सुने और कभी भी वो गलती ना दोहराए जो मैंने दोहराई है। तो वो बोलता है कि मॉम, मैं अपना एग्जाम्पल क्रिएट करना के तौर पे आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जब भी, हर बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़े होने में अपने आप को समझना बहुत मुश्किल होता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जवान होते जाता है, प्यूबर्टी आते रहती है, तो एक फियर, एक इनसिक्योरिटी और मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। और ये उनके ट्रांजिशन के टाइम में होता है, मतलब बचपन से बच्चा जब जवान होता है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। एक पोजीशन से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था आना, जब भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है उसे ही हम संक्रमण कहते हैं। तो वो कहता है कि जब बच्चे से जब जवान होते हैं उसके दौरान बहुत सारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, इनसिक्योरिटी वगैरह होते रहती हैं। और खासकर जब प्यूबर्टी आती है तो इस समय टीनेज लोगों को सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस समय जो उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, जो केमिकल हार्मोन्स और ये सब निकलते हैं, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी उनको वो मिलती है, उस समय सबसे ज्यादा उनको समझना अपने आप को ही मुश्किल होता है। पर वो सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं बाहर की दुनिया में अपने पहचान को बनाने में, क्योंकि बाहर की दुनिया में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है कि अच्छे मार्क्स लाना है। जैसे कोई अच्छा बच्चा है तो वो मार्क्स वाले के फ्रेंड्स लोग के साथ रहेगा, तो उसके पूरे कंपटीशन मार्क्स और एकेडमिक रहेंगे। अगर कोई दूसरा कम पढ़ने में होशियार है तो कई लोग बाहर की दुनिया में एकदम बिल्कुल स्लिम ट्रिम और सुंदर बन के लोगों को अट्रैक्ट करे। मतलब बचपन में जो जवानी आती है, जब उस समय सबसे ज्यादा लोगों के अटेंशन को पाने के लिए अपने ऊपर मेहनत करता है बच्चा, चाहे वो मार्क्स के रूप में करे, अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए करे, अपने बॉडी को बनाने के लिए करे, जो भी करे, तो अपनी पहचान बनाने में व्यस्त रहते हैं और वो जो उनके अंदर चलता है उसको इग्नोर कर देते हैं। और जो उनके अंदर फियर और इनसिक्योरिटी है उसको कम करने के लिए, और जो बाहर की दुनिया में जो रोल मॉडल है, जैसे सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, जीरो फिगर करीना कपूर है, अपने डर और इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए और बाहर के रोल मॉडल्स को फॉलो करने लग जाते हैं। और हो सकता है जो वो फॉलो कर रहे हो, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे सुंदरता के लिए, चाहे बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो भी चीजें कर रही हो उसकी आत्मा नहीं चाहती हो वैसा करना। पर दुनिया के दिखावे में, फ्रेंड्स लोग के बहकावे में और आकर्षण, पैसे का भी आकर्षण होता है कि इस लाइन में बहुत पैसा है, इस लाइन में बहुत फेम है। तो जो बाहर की दुनिया को के रोल मॉडल को चुन के लोग आगे बढ़ते हैं, पर उनकी आत्मा कुछ और बनना चाहती है, तो उस समय माइंड और सोल में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। आत्मा नहीं चाहती ये रेस में भाग लेना। जो
आत्मा चाहती है अपने अनुसार काम करना, है ना। और उसका माइंड बोलता है कि नहीं, कैटरीना कैफ के समान 0 फिगर चाहिए ही चाहिए, सलमान खान के समान पूरे क्या 6 एप्स 9 एप्स कितने बोलते हैं वो एप्स चाहिए। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक मिनट, मेरी जो हेमा है ना वो बहुत तंग करती है, मतलब उसको बिल्कुल बंधा हुआ है, उसको आके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना ही है, फ्लो में डिस्ट्रैक्शन करना ही है उसको, कल से मैं लॉक करके बैठने वाली हूँ। तो मेरे वो जब कॉन्फ्लिक्ट चल जाता है, एक गैप आ जाता है, और जब वो गैप आ जाता है, और खासकर अगर अगर वो टीनेज बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो अपने आप को, अपनी उसकी आत्मा से झूठा रहना बहुत देर तक के नहीं सहन कर पाता है। मतलब वो अपने ऑथेंटिक नहीं रह पाता है, मतलब जो वो चीज बनना चाहता है उसके अलावा वो जो बाहर की दुनिया में दौड़ रहा है, उसके कारण जो माइंड और सोल में जो गैप आ गया है, उसके कारण वो डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि सहन नहीं कर पाता। और इसके कारण सबसे ज्यादा जो डर, इनसिक्योरिटी और जो ये गैप है, इसके कारण डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं भी टीनेज वालों को ही मदद कर रही हूँ, तो कैसे उनको मदद करूं, तुम बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो कैमरॉन बोलता है कि हर एक पेरेंट को डिप्रेशन के सिम्टम्स को पहचानना चाहिए। जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स लोगों से दूर होते चले जाते हैं, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। तब अगर मान लो उनसे जो डिस्टेंस बना रहे हैं और अपने आप को क्लोज करके रख रहे हैं, तब पेरेंट्स को जानना चाहिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब टीनेज में आते हैं बच्चे लोग, वो बहुत रिपेलियस हो जाते हैं, वो बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे, मम्मी पापा ऐसा वैसा। बोले अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अपने एंगर को, अपने डिजायर्स को वो किसी भी तरीके से रिलीज कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के सामने। तब उन पेरेंट्स को उनको रिलीज करने देना है, दे रहे हैं कुछ गलत गलत बातें बोल रहे हैं तो भी उनको सुनना है, क्योंकि वो एक तरह से रिलीज हो रहा है उनका एंगर। तो बोले जब बच्चा कुछ भी नहीं बात करे, बिल्कुल अपने को क्लोज करके रख ले, तब उनके पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है कि क्या हो रहा है उसके साथ। उस समय उसके पेरेंट्स को उनके टीचर्स के पास और उनके फ्रेंड्स के पास जो क्लोज हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस में लेके उनको आ, अलग से ले जाके पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है जो अपने आप को इतना क्लोज करके रखा है। हम जब भी पूछते हैं तो वो रूम में चला जाता है और बात नहीं करता। तो आपके उसके फ्रेंड्स, आपके बच्चे के फ्रेंड्स या टीचर आपको जरूर बताएंगे। अगर वो भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर बच्चा बहुत इंटीमेट नहीं है, घनिष्ठ नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ जरूर होगा, टीचर के साथ होगा। अगर टीचर के साथ भी नहीं है, क्लोज फ्रेंड के साथ भी नहीं है, पेरेंट्स के साथ ही भी नहीं है, तब आप समझ जाइए कि वो बच्चा अपने को टोटली एक शेल करके रख दिया है। अब वो डिप्रेशन में है, आपको समझना है। और हो सकता है कि वो आपको अ, और ये बच्चे लोगों के लिए भी कैमरॉन कहता है कि बच्चों को भी जो टीनेज में है, उनको अपने पेरेंट्स के पास आके बताना चाहिए कि उनके अंदर कौन सा डर चल रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो ये जो अभी कंपटीशन का जमाना है उसके साथ जो चल रही है, वो किस तरीके से मैं हैंडल करूं। और जब भी बच्चा आता है अपने पेरेंट्स को अपने प्रॉब्लम्स बताता है, या कोई बहुत ही वियर्ड उसकी डिजायर हो, यहाँ पे मैं इसलिए कहूंगी ये वाला सेंटेंस क्योंकि मैंने कोई आर्टिकल में पढ़ा था कि जब बच्चे के में प्यूबर्टी आती है तो उनके में बहुत सारी सेक्सुअल डिजायर्स भी आती हैं, वो बहुत तरीके से फैंटेसी भी करती हैं या कुछ जानना चाहते हैं सेक्स के बारे में। तब जब टीनेज बच्चा अपने पेरेंट्स से आके कुछ कह रहा है कि मम्मी मेरे में ये डिजायर हो रही है, या मेरे को ये गलत काम करने का मन हो रहा है, तो हम पेरेंट्स के, बेटा ऐसे गलत है, बिल्कुल गलत है, हम तुरंत जजमेंट करते हैं और उनको बता देते हैं फैसले, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तुम ऐसे मत करो,
मान लीजिए वो बोल रहा है कि मैं 1 साल ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। हम तो क्यों क्यों जब 1 साल की कीमत जानते हो बेटा, 1 साल बाद तुमको जॉब करने को मिलेगा, मतलब हम जजमेंट पहले करते हैं, तभी तो बच्चे हमारे पास आके बताते नहीं है, तभी उनको काउंसलर की जरूरत पड़ती है, और आजकल काउंसलर लोग ही सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे हमारे पास आए और बताएं कि ऐसा ऐसा हमारे में चल रहा है, जो भी उनके इमोशन है, जो भी उनके डिजायर्स है, बिना जजमेंट करे हुए आप उनको सुनिए। Oh shit, क्या है इसका अगर पेरेंट्स लोग को लगता है कि वो जजमेंट कर रहे हैं या वो अपने बच्चों की बातें नहीं सुन सक रहे हैं, तब उनको एक ऐसे थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास ले जाना चाहिए जो उनके इमोशन और उनके थॉट्स के बारे में उनको अवेयर कर सके। अगर किसी बच्चे में बहुत एंगर इश्यूज हैं और मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चे की एंगर इश्यूज को जाके ठीक करवाने के लिए कोई काउंसलर की मदद लो, तो वो तो बुरा मान जाते हैं, मैडम मेरे बच्चे को सिर्फ गुस्सा है, पागल थोड़ा ही है। अरे तो एंगर मैनेजमेंट के भी तो कोर्सेज होते हैं। आज बच्चा थोड़ा गुस्सा कर रहा है, थोड़ा ज्यादा कर रहा है, तो आप इतना समझ पा रहे हैं। हो सकता है 5 साल में अगर उसने एंगर को कंट्रोल करना या एंगर को एक्सप्रेस करके रिलीज ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखा, तो वही एंगर कभी भी उसके सुसाइड के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ये आज के पेरेंट्स लोगों को समझने की जरूरत है कि यदि आप बच्चों को बिना जजमेंट के उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हो और उनको सही एडवाइस नहीं दे पा रहे हो कंपैशन के साथ, क्योंकि देखिए अगर वो बच्चे में कोई गलत भावना भी आ रही है तो आप उनका समझिए उनके सिचुएशन को, तो आप सीधा काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। और या कोई एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, जैसे अमेरिका में काफी है, हमारे इंडिया में तो मुझे नहीं मालूम है, और मैं तो कभी नहीं जानती कि रायपुर में ऐसा कोई ग्रुप है जहाँ पे सारे टीनेज बच्चों को इकट्ठा किया जाए, वहां पे अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट और काउंसलर को बुलाया जाए। वहां बच्चे खुल के, जैसे वहां पे ये कैरोलिन कराती थी, वहां बच्चे स्टेज में खड़े होकर अपने सारी डिजायर्स, अपने इमोशन के बारे में बताते हैं खुल के, और वहां पे थेरेपिस्ट और कैरोलिन उनको मदद करती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, एक पोलाइट एक हम्बल वे में उनको गाइड करती थी। तो ऐसा ग्रुप बना के कैमरॉन ने कहा कि ऐसे बच्चों को करना चाहिए। ये मेरी गलती थी मम्मी कि मैं तुमसे नहीं खुल पाया, तुम मुझसे पूछी भी कई बार पर मैं नहीं ओपन अप हो पाया, पर हर बच्चे को अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट शुभचिंतक, अपना सबसे बेस्ट वेल विशर और क्लोज फ्रेंड समझ के हर एक चीजें शेयर करनी चाहिए, चाहे अंदर में कितनी ही गंदी भावना या फीलिंग आ रही हो। फिर जब और चैनलिंग कराता है रॉबर्ट श्वार्ट्ज, तो कहता है कि हम लोगों के लिए लगता है कि सुसाइड बहुत गलत है, पर सुसाइड बिल्कुल भी गलत नहीं है, सिर्फ एक ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब भी कोई आत्मा अपने चुनाव करती है अपने चैलेंजेस का, तो वहां पर वो काफी कॉन्फिडेंट रहती है कि ठीक है मैं ये सारे चैलेंज को ले लेती हूँ, और इसको भी मैं कवर कर लूंगी इस समय तक कि मैं ऐसे हील हो जाऊंगी, इसके बाद मैं ये वाले चैलेंजेस को ले लूंगी। पर जब चैलेंजेस सामने आते हैं और वो नहीं कोप अप कर पाते और निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, क्योंकि वो इतने निराश हो जाते हैं कि उनको कोई होप नहीं रहती कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो सिर्फ एक चुनाव है एक आत्मा का। आ, और कभी कभी लिखा है कि जब लंबे समय तक के ऐसे इमोशनल, मेंटल या फाइनेंशियल ट्रॉमा चलते हैं, तब वो सोल एक ऐसे मोड़ पे आती है, तब उसको आत्महत्या वो चुनना ही पड़ता है। और ये कोई भी गलत चीज नहीं है, पर कैमरॉन ने इसलिए किया क्योंकि वो बहुत गुस्सैल था, और गुस्सैल के साथ साथ वो बहुत सेंसिटिव था। जैसे मैंने बताया कि वो एनिमल्स लोग के साथ काफी खेलता था, तो वो काफी सेंसिटिव भी था, और दोनों के अंदर वो फंस गया था क्योंकि वो एंगर को रिलीज नहीं कर पाता था। जैसे उसके फादर की डेथ के बाद वो एक बार अंडे तोड़ने के लिए बोलता है अपनी मम्मी को कि मैं अंडे जाके फोड़ के आता हूँ, क्योंकि वो इतने गुस्से में था कि उसको कुछ ब्रेक करने का मन था। तो मैंने शॉर्ट में बताया तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इतना समझ लीजिए कि कैमरॉन को बहुत गुस्सा था पर वो रिलीज नहीं करता था।
वो अपने कमरे में बंद रहता था, अपनी मम्मी को बताता भी नहीं था, तो उसने एंगर साथ में सेंसिटिव, तो वो दोनों का बैलेंस नहीं कर पाया और सब कुछ उसके लिए जो उसके इमोशन थे वो फ्लो नहीं हो पाया, स्टक हो गया और उसने आत्महत्या कर लिया। फिर क्वेश्चन पूछे कि क्या वो अगर सुसाइड नहीं करता तो क्या वो हील होता था, तो ये भी निश्चित नहीं था कि वो हील होता कि नहीं, पर हाँ इससे जो उसको पैरेलल लाइफ को दिखाए थे वो काफी हद तक के उसकी सही होती और अच्छे से वो जीवन को जी के जाता। कैमरॉन बताता है कि जितना वो फिजिकल फॉर्म में, जैसे हम एक दूसरे को जैसे प्यार करते हैं तो फिजिकली हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए वर्ड्स बोलते हैं, टच करते हैं, अपने इमोशन को जाहिर करते हैं, एक एक लिमिट में हम एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हैं, पर जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में चला गया तो वो बोलता है कि मैं इतना इंटेंसली प्यार को महसूस करता हूँ कि यदि मेरी मदर मेरे को जरा सा भी प्यार से याद करती है तो मेरे को वहां तक एक खबर पहुंच जाती है कि मेरी मदर मुझे याद करिए। तो वो जो प्यार है वो इंटेंस हो गया है, उसको फील करना। इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग समझिए कि कोई भी हमारे जाते हैं तो आप उनको दुख में बिल्कुल इंटेंसली मत बुलाइए, है ना। परंतु सभी के लिए, जैसे हर आत्मा के लिए ये सुसाइड समाधान नहीं हो सकता और ये पाप भी नहीं है, पर सिर्फ एक चॉइस है। और फिर कैरोलिन पूछती है उसी चैनलिंग देशुआ से कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे और मदद करूं टीनेज बच्चों की ताकि वो कभी भी सुसाइड नहीं करें। तो वो जशुआ कहता है करके कि आप आंकड़ों पे मत जाइए, नंबर्स पे मत जाइए, अभी आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं और आप खुल के उन लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए टीनेज वालों को बोलिए, और जो प्यार और करुणा आप उनको दे रही हैं उसके कारण वो खुद ही हील होंगे, खुद ही अपने लिए नए रास्ते ढूंढेंगे। और याद रखना कि आप किसी की आत्महत्या को नहीं रोक सकते हो, अगर वो कर भी लेते हैं तो आप अपने में गिल्ट मत पालना कि उस बच्चे को तो मैंने कितना समझाया था फिर भी उसने आत्महत्या कर लिया। नहीं, आपका काम सिर्फ अपना लव और कंपैशन देना है और वो उसका खुद का चुनाव है अगर वो कर रहा है तो। और अगर वो चला भी गया स्पिरिट वर्ल्ड में तो बोलता है कैरोलिन जो आपने प्यार और कंपैशन उसको दिया है वो अपने साथ, क्योंकि वो एक एनर्जी है लव और कंपैशन, तो वो यहाँ पर नहीं अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड में भी लेके जाएगा। तो आप सिर्फ आंकड़ों पे मत ध्यान दीजिए और सिर्फ आप उनको एक कैटलिस्ट की भांति उनको उनके एवोल्यूशन के लिए उनको मदद करिए और खास करके उनकी इनर पोटेंशियल और इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताइए कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं पा सकते हैं, होप मत छोड़िए, ऐसा वैसा सब उनको समझा देता है। फिर कैरोलिन अपने बेटे से पूछती है कि तुम जब तुम्हारी डेथ हो गई, तुम चले गए हो अब उस स्पिरिट वर्ल्ड में, तो क्या तुम अपने पापा से मिले? तो वो कहता है कि हाँ मैं अपने पापा से एक दो बार मिला हूँ और वो अभी न्यू बर्थ की तैयारी कर रहे हैं और काफी बिजी रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना हम कितना ताना बाना बून के आते हैं, सालों की मेहनत के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो बोलता है कि पापा बहुत इवॉल्व हो गए हैं, काफी कुछ उन्होंने यहाँ पे सीख लिया है और अभी भी वो तुम्हारे पास आते हैं मॉम और तुमको देखते हैं कि तुम अच्छे से काम कर रही हो और बहुत खुश है तुम्हारे काम से कि तुम बच्चों की मदद कर रही हो। और अगर मान लो उन्होंने बर्थ भी ले लिया, मेरे पापा ने बर्थ भी ले लिया, जन्म भी ले लिया, उसके बाद जब तुम स्पिरिट वर्ल्ड में आओगी, कहता है अपनी मॉम को कि मॉम तभी भी पापा आपकी वेलकम करेंगे, क्योंकि जब भी आत्मा जन्म लेती है तो अपना मूल रूप अधिकांश भाग वहीं छोड़ के आती है, सिर्फ एक छोटा सा भाग लेके एक फिजिकल अर्थ पर आती है, तभी भी आपको डैड वहां पर वेलकम करने के लिए खड़े हुएंगे। और फिर वो पूछती है कि मैं और अच्छा थोड़ा सा काट काट के बता रही हूँ क्योंकि टाइम होते जा रहा है, इसलिए मुझे कई क्वेश्चंस छोड़ने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या अगर ये प्री प्लान नहीं है। तो वो बोलती है कि पूछती है जशुआ से कि क्यों ऐसे लोगों के रिलेटिव बनना कोई आत्मा चुनती है जिनके रिलेटिव या बेटा या हस्बैंड जो भी आत्महत्या करेंगे। हम सोचेंगे ना क्यों ऐसा वाला
चुनेंगी। तो वो बोलती कि क्यों चुनती हैं ऐसे रिलेशन को जहाँ पे आत्महत्या संभावना है। तो बोलता है कि जशवा के जन्म के पहले तो कभी भी आत्महत्या प्लान नहीं की जाती। वो तो जो उनके चैलेंजेस में जब रुकावट आ जाती है तब एक पॉसिबिलिटी बनती है, और कुछ किस्सों में, कुछ हिस्सों मतलब केसेस में ये पॉसिबिलिटी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो यथार्थ रूप में घटित हो जाती है। पर कुछ आत्माएं क्यों उसके रिश्तेदार बनने को चुनती हैं? क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे मैंने कल भी बताया, मेंटल इलनेस के लिए कई लोग अपने उनके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर खुद भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन साइकी को समझना चाहते हैं, या एम्पैथी का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, या ऐसे मेंटल इलनेस वालों के साथ रह के डिटैचमेंट सीखना चाहते हैं। बहुत से पार्ट हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो चाहे एम्पैथी हो, चाहे डिटैचमेंट हो, या ह्यूमन साइकी हो, उसके कारण भी ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे बीमार लोगों को जो मानसिक रूप से बीमार रहे। पर अब वो मानसिक रूप से बीमार आदमी अगर आत्महत्या करता है, वो प्लान नहीं है, वो तो कोइंसिडेंटली एक ऑप्शन के रूप में ले लेती है। तो बोलती है कि ठीक है, कैमरॉन के अलावा दूसरे लोगों के भी क्या है सुसाइड के अनुभव है, क्या अनुभव हो सकते हैं। जैसे एक टॉर्कम का भी मैं बताऊंगी कि जैसे जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो कौन करेगा? कोई खुशी में तो नहीं करेगा, हमेशा एक नेगेटिव इमोशन वाला ही करेगा, जिसमें फियर हो, निराशा हो, और कई जितने भी नेगेटिव इमोशन होते हैं, डर और गिल्ट, शेम, जो भी है। तो जब वो निगेटिविटी में अपने प्राण को देता है, डेथ के टाइम में जो भी हमारे पास एनर्जी होती है वही एनर्जी हमारे साथ जाती है। तो जब भी ऐसे व्यक्ति जब इतनी नेगेटिविटी में सुसाइड करता है, तो उस समय इतना उसका अंधकार, जो भी ये नेगेटिव इमोशन है वो क्या है, एक डार्कनेस है, अंधकार है। तो वो आत्माएं इतने अपने ही अंधकार में रहती हैं कि वो अपने लाइट को, अपने स्पिरिट गाइड को न सुन पाती है, न देख पाती है। वो इतने अंधकार में रहती हैं, और तब तक के नहीं देख पाती जब तक कि उनकी निगेटिविटी धीरे धीरे कम न हो जाए। कई आत्माएं इतना डर जाती हैं अपनी ही डेड बॉडी को देख के कि वो यकीन नहीं कर पाती कि उन्होंने आत्महत्या की। तब वो अर्थली बाउंड सोल बन के, भूत प्रेत जिसको हम कहते हैं, बन के वो अपने ही घर के आसपास अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई वीक सोल ढूंढते रहती है या भटकते रहती है। तो या तो वो अपने आत्महत्या करा हुआ इंसान अपनी डेथ को नहीं एक्सेप्ट करेगा तो अर्थली बाउंड सोल होगा, या जो बहुत नेगेटिविटी में गया है वो एक डार्कनेस पे काफी समय तक के रहेगा। टॉर्कन ने एथरिक वर्ल्ड कहा है इसे, कि एथरिक वर्ल्ड पे वो लोग रहते हैं, जैसे हम तो अपने, जैसे कोई भी व्यक्ति मरता है तो पहले अपनी फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी को छोड़ के अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ एस्ट्रल वर्ल्ड में यात्रा करता है। पर जब कोई सुसाइड करता है तो उसकी फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाती है, पर एथरिक बॉडी के साथ अब क्योंकि उसकी जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसकी एनर्जी बॉडी में है, तो अपनी एथरिक बॉडी के साथ एथरिक वर्ल्ड में कई कई सालों तक के फंसा रहता है। टॉर्कम कहता है कि ये 60 से 70 साल तक के उसे उस अंधकार वाली कोठरी में रहना पड़ता है। ये टॉर्कम का मैं बता रही थी। ये बोलते हैं कि वो डार्कनेस में रहता है, और वो डार्कनेस में तब तक के रहेगा जब तक कि इसके बार बार स्पिरिट गाइड इसको समझा के और बुझा के इसकी डार्कनेस को, अंधकार को दूर न करे। फिर धीरे धीरे इनको प्रकाश दिखता है, फिर इनको अपने स्पिरिट गाइड दिखते हैं, फिर उनके साथ वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। तो इस तरीके से नेगेटिविटी के साथ जाना कितना नुकसानदायक होता है। ये वहां पे भी है कि जो एक्सीडेंट में मरते हैं या जो वार में मरते हैं, वो भी जब बहुत गुस्से में, आक्रोश में जब मरते हैं तब भी उनको एथरिक वर्ल्ड में फंसना पड़ सकता है। फिर पूछते हैं कि क्या वो जल्दी जल्दी रिबर्थ लेते हैं? तो वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक कोई जल्दी से ले, ये कोई अपना, हर सोल का अपना एक पर्सनल चॉइस होती है। वो आत्मा जो बहुत मोह रखती है अपने शरीर से और एक्सेप्ट नहीं करना चाहती अपनी डेथ को, खासकर जो वार में लड़ते हुए मर जाते हैं या एक्सीडेंट में अचानक मर जाते हैं, वो बहुत जल्दी रीबर्थ लेती हैं। बाकी
सब लोग आराम से अपने चीजों को सोच समझ के फिर ही करती हैं। अब ये निगेटिविटी की बात में मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जब कैमरॉन की डेथ हुई तो वो सेंसिटिव था, उसके में निराशा वगैरह सब कुछ थी, पर उसके बावजूद वो बहुत सेंसिटिव था और बहुत अच्छा लड़का था, तो उसके में इतनी निगेटिविटी नहीं थी। सिर्फ 3-4 साल की जो निगेटिविटी थी वो थी। जैसे उसकी डेथ होती है तो उसको लाइट दिखती है, उसको स्पिरिट गाइड दिखती है, और वो आगे की यात्रा करने के लिए चला जाता है। तो हर आत्महत्या करने वाला एथरिक वर्ल्ड में नहीं फंसता। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो भी आत्महत्या करेगा वो एथरिक वर्ल्ड में फंसेगा, नहीं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है, लेवल ऑफ नेगेटिविटी रहती है। जैसे कैमरॉन पॉजिटिव था काफी हद तक के बच्चा, तो वो स्पिरिट गाइड के साथ अपनी ट्रैवल किया और अब तो वहां पे इतने अच्छे से हील हो रहा है, लोगों को भी मदद कर रहा है। पर कई आत्माएं जो बहुत नकारात्मक होती हैं वो फंस जाती हैं। अब क्या, जैसे कैमरॉन है या जो दूसरे सुसाइड किए हुए रहते हैं, तो क्या उनके लेसन वैसे ही पेंडिंग रहेंगे, फिर से उसको चुनेंगे? तो वो कहता है कि बिल्कुल वैसे ही उनको चुनना पड़ेगा। पर अक्सर क्या होता है कि सोल बिल्कुल अगले जन्म में उस लेसन को नहीं लेके आती। जैसे मान लीजिए जिस जिस लेसन से जो आत्मा सबसे ज्यादा पीड़ित होकर भाग गई हो, जो चैलेंज उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हार्ट ब्रेक हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हार्ट ब्रेक में भी बहुत लोग करते हैं। तो जो भी वो चैलेंज को नहीं डील कर पाई है, उसको ठीक अगले जन्म में वो नहीं लेगी। वो अपने मास्टर्स लोग को कहेगी कि ठीक है, ये मेरी पेंडिंग फाइल है, इसको आप रख दीजिए, और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों नहीं, कुछ जन्मों के बाद, 2-3 जन्म के बाद, जब मैं थोड़ी और इवॉल्व हो जाऊंगी, तब मैं इस चैलेंज को ले लूंगी, तब मैं इसको डील कर पाऊंगी अच्छे से। तो वो 3-4 जन्म तक के पोस्टपोन करती है। 90% आत्माएं ऐसे ही करती हैं। अब जैसे ये कैरोलिन अपने बेटे के साथ कुछ प्लान करके आई होगी कि मुझे ऐसे से जीवन जीना है, ऐसे से सब चीजें सीखना है, तो अब उसके बेटे के जाने के बाद अब उसका सीखना तो अधूरा रह गया। तो क्या वो दूसरे टीचर्स लोग को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके सीखेगी? क्योंकि बेटे के जाने से उसके एवोल्यूशन में कोई रुकावट नहीं आई। देखिए, बेटा चला गया, पर जो कैरोलिन ने अपना प्लान करके आया है कि मुझे ये सीखना है, यहाँ यहाँ पे इतनी ग्रोथ करनी है, तब वो क्या नए टीचर्स बुलाएगी। तो जैसे पहले भी हम कहते आए हैं कि जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं, वैसे हमारी आत्माएं भी पूरे टाइम अपडेट करते रहती है अपने प्लान्स को। तो जिशवा कहता है कि बिल्कुल वो नए नए समझौते भी बनाएगी, और वो बहुत ही मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हैं। अभी अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अपने टीचर्स लोगों को वो बुलाएंगी। और ये जो पूरी लाइफ है वो पूरी संभावनाओं का जाल है, मतलब पूरा एक जाइंट वेब है। और जैसे जैसे वो इवॉल्व होते जाएगी अपने वाइब्रेशन के अनुसार, उसकी अपॉर्चुनिटीज उसको यूनिवर्स देते रहेगा, और नए नए टीचर्स उसके पास आते रहेंगे। और आ, हमको नहीं मालूम कि कैसे आएंगे उसके टीचर्स और कब किस टाइम में आएंगे, परंतु जो यूनिवर्सल माइंड है वो अनंत है, और बहुत सारी उस जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। तो उसको यदि कोई आपका अपना भी कोई सुसाइड कर लेता है, तब भी आपके हीलिंग के विकल्प मौजूद रहेंगे और आप अपने लेसन पूरे करके जाओगे। तो वो बोलता है कि अगर मान लो किसी का बिलवेड चला गया है, तो मोस्टली जैसे मैंने अपने 1-2 फ्रेंड लोग को देखा था जिनके हस्बैंड की डेथ वगैरह हुई थी, तो उनको बहुत गिल्ट लगती थी कि काश मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा ज्यादा ओपन अप कर पाती, उससे ज्यादा अच्छे से पूछ पाती, मुझे नहीं मालूम था कि डिप्रेशन की दवाई उसने क्यों बंद कर दिया, वगैरह वगैरह, काफी वो बोलते रहती हैं। तो ये हमेशा उसके पार्टनर को या उसके घर वालों को लगता है कि काश मैंने रोका होता, और ऐसा कैसे मैं उस गिल्ट और शेम से या ब्लेम से कैसे बाहर निकले कोई भी। तो कहता है कि भाई शुरुआत में तो लोगों में ऐसा होना सामान्य बात है, क्योंकि जब कोई अपन से बिछड़ के चला जाता है और आप उसको रोक नहीं सकते, तो आपको उस जो जो जिसकी डेथ हो, जो सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर गुस्सा भी आप बहुत होते हो। पर इसमें उलझे नहीं रहना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि जिसने सुसाइड किया है उसके अंदर क्या बीत रही होगी। आप उसके दृष्टिकोण को नहीं देख सकते। कई बार सुसाइड के बाद, कई बार
उनके करीबी फ्रेंड्स या उनके कोई दूसरे लोग आके आपको बताते हैं कि उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा था, क्योंकि आप अपने बच्चे की भी पूरी लाइफ को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने हस्बैंड की लाइफ को भी पूरा नहीं देख पा रहे हैं कि वो ऑफिस में कितने ट्रॉमा से जा रहा है या उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसा क्या हो रहा है। हम अपने घर तक के ही सीमित रहते हैं। तो वो कहता है कि सुसाइड के बाद कई लोगों को मालूम चलता है कि उनके प्रियजन के साथ ऐसा ऐसा चल रहा था। तो आपको पता चले या न चले, आप नहीं समझ सकते कि उस बच्चे या उस आदमी के अंदर क्या चल रहा है। तो आपको बिल्कुल अपने में गिल्ट नहीं रखना चाहिए, और ये वाली चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी आत्महत्याएं रोकी जा सकती है वो रुक ही जाती हैं। तो आप अपने में ओपन अप होइए, पॉजिटिव होइए, और अस्तित्व उन्हें ऐसे लोगों से मिला देगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपको लगता है कि आपने उसको हील नहीं किया या उसको ओपन अप नहीं कराया, अगर वो बच्चे में जीने की इच्छा होगी, जैसे हमने कहा कि जो आत्महत्याएं रुक सकती हैं वो रुक ही जाती हैं। तो अगर कोई थोड़ा भी पॉजिटिव रहा तो उसके पास यूनिवर्स एक ऐसी आत्मा को, एक ऐसे इंसान को भेज देगा जो उसको प्रेरणा देके आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। आप नहीं कर पा रहे हैं पर यूनिवर्स कोई ना कोई उसके लिए टीचर भेज देगा, और वो बिल्कुल नहीं करेगा आत्महत्या। तो आप ही जिम्मेदार नहीं है कि आप उसको समझाएंगी, और आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप ही को उसको ओपन अप कराना है या होप दिलानी है। यूनिवर्स उसके पास पूरे टाइम भेज सकता है, पर वो खुद ही अगर नेगेटिव है, अपने को क्लोज कर लिया है, जब भी अपने को क्लोज कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी चीज आपको आपकी ऊर्जा क्षेत्र में नहीं घुस सकती और आपको ना कोई सिखा सकती है। और अगर कोई कर भी लिया है ऐसे सुसाइड, तो आपको करुणा के साथ उसको माफ कर देना चाहिए, और आप जिम्मेदार नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लीजिए वो कर भी लिया किसी हमारे प्रियजन ने, तो हील कैसे हुए, कैसे उसकी यादों से सामना करें, क्योंकि मेमोरीज ऐसे हैं जो बार बार आती हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो शून्यता है, जो रिक्तता है लाइफ की, वो कभी भी नहीं जा सकती। तो यीशुआ कहता है कि आपके हील होने का अर्थ आपको बिल्कुल पहले जैसे बन जाना नहीं है, सिर्फ आपको अपने में चेंज लाना है, स्वीकार करना है। आपको अपने जितना स्वीकार करते जाएंगे, आपका दुख और गुस्सा दोनों शांत होते जाएंगे, और आपकी गिल्ट वगैरह सब कुछ फ्री होते जाएगी, और हीलिंग पॉसिबल है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे जैसे आप शांत होते चले जाएंगे, तो पहले तो आप जब उसको याद करेंगे तो आपके आंसू बहेंगे, तो आप रोइए, जितना रो सकते हैं आप अपने उस चीज को रो के आप पूरा निकाल दीजिए, क्योंकि जो क्राइंग है, जो रोना है, वो हीलिंग है, एक कैथारसिस है। तो आप रोइए। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उसके बाद आप उसकी यादों को बिना आंसू के याद कर पाएंगे, और फिर और समय होते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, तब आप उसको एक प्यारी सी मुस्कान के साथ याद करेंगे, तब आपकी हीलिंग कंप्लीट हुई। आप ग्रेटिट्यूड से भरेंगे कि वो जितने भी टाइम रहा मेरी लाइफ में, उसने मेरी लाइफ में इतना प्यार, इतना सब कुछ दिया, और आप हील होते जाएंगे। और रोने के लिए इन्होंने बार बार लिखा है कि जितना रोएंगे उतनी आपकी इंटेंसिटी जो रहती है ना दुख की, वो कम होते चली जाएगी। और यदि मान लो किसी के पास सुसाइडल थॉट्स हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सुसाइड करना हर सोल का अपना एक ऑप्शन है, चुनाव है। उस समय जब आपके में बहुत नेगेटिव ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल अपने पेरेंट्स या अपने स्पाउस की सहायता से एक काउंसलर की मदद करनी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप दिल खोलकर अपने घर वालों को अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाते। वही जजमेंट वाला प्रॉब्लम, हम लोग तो जजमेंट करने के लिए ही पैदा हुए। तो काउंसलर के पास जाए और ऐसे विचारों से मुक्त होने में मदद करे। और वो कहता है कि जब भी कोई चीज को हमको मना की जाती है ना, तब हम सबसे ज्यादा उसी से अट्रैक्ट होते हैं। अगर कहीं पे लिख दिया जाए कि यहाँ पे वो करना मना है, तो वहीं जाते हैं ना। जहां निषेध होता है वहीं हमको हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। आप अपने कमरे के बाहर कहीं लिख दीजिए कि इस कमरे में मत झांकिए, तो जितने लोग आसपास के लोग गुजरेंगे, मतलब अपने मेरे घर में मत झांकिए मतलब, तो जितने लोग आसपास गुजरेंगे वो सबसे ज्यादा झांकेंगे। जहां भी हमको मना किया जाता है हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और वो यीशु कहता है कि जितना क्राइम माना जा रहा है सुसाइड, क्योंकि सुसाइड करो तो सीधा पुलिस ले जाती है ना,
उतना ही ये अट्रैक्शन का केंद्र बनते जा रहा है। तो जितने डिप्रेशन वाले हैं उनको लगता है कि बस इसको करके और अब ऐसा करना है कि पुलिस की हत्या नहीं पड़े। तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, प्रूफ के साथ उन लोग सुसाइड करने के लिए चूज करते हैं और कर भी लेते हैं। हाँ, और उनको फेथ रखना चाहिए कि हर जगह वो डिवाइन एनर्जी आपको हेल्प के लिए भेजेगी। जैसे वहां पे कैमरॉन इतने सारे स्पिरिट गाइड की मदद से दूसरे लोगों को सिखा रहा है, तो अगर आप वेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। ये ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर रहना चाहिए। अब वो कहता है कि एरॉन से भी बहुत अच्छी इसकी कन्वर्सेशन का है, मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ, तो आप पढ़िएगा। एरॉन एक और चीज बताता है, जैसे हमने कहा कि उसके जो रिलेटिव्स है वो उस ह्यूमन साइकी या उसको चुनने आते हैं, डिटैचमेंट एम्पैथी को। तो एरॉन कहता है कि एक और कारण होता है जब उसके रिलेटिव ऐसे इन ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो जिसकी आत्महत्या करने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। जब कोई आदमी आत्महत्या कर चुका रहता है, अपने प्रियजन को दुख देकर चला जाता है, तो हम कर्मा क्या बोलते हैं, गिव एंड टेक, है ना, एज यू सॉ सो यू रीप। तो जितना अपने रिलेटिव्स लोगों को दुख देके गया है उतना ही दुख उसको सहना ही पड़ता है। तो अब ये दुख आत्महत्या का ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बीच मतलब कुछ शादी के बाद छोड़ के चला जाता है, जिसको हम अबेंडन कहेंगे, या कोई बच्चे को छोड़ देता है रोड में जाके, अपने बच्चे को कि नाजायज है या जो भी। तो जो छोड़े जाने का जो दुख होता है ना, वो जो भी बच्चे को छोड़े या पार्टनर को छोड़े या सुसाइड करे, अगर आपने पिछले जन्म में किया होगा तो आपको फिर उसके ऐसा रिलेटिव आपको चुनना पड़ता है, किसी का जिसकी में बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो शायद कर ले। और यदि वो कर लेता है तब वहां पे आप अपना कर्म का बैलेंस करते हैं। और आप लोग को जैसे मालूम है कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, कि जो भी सुसाइड करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उसके अगले जन्म में उसके पास सबसे ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की जो हमारी इम्प्रिंट्स है वो कहीं नहीं जाती। नेगेटिविटी तो हम लेके जाते ही जाते हैं, परंतु ऐसे वाले थॉट्स भी लेके जाते हैं। तभी मैं बता रही हूँ कि ये बहुत गलत चीज है, इसको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। कई बार जैसे जो ओल्ड सोल्स होती हैं और उनका कोई रिलेटिव ऐसे सुसाइड करता है, तो वो बहुत जल्दी अपने को हील कर लेता है। नेचुरली वो जान रहा है कि मौत शरीर की है और हमेशा के लिए नहीं गया है। अगर मान लो उसके घर में मौत नहीं हो, सुसाइड नहीं हो, सिर्फ कोई उसके घर वाले लोग अबेंडन करके उसको चले गए हो, या कोई मानसिक बीमारी हो, या कुछ भी तरीके से उसकी डेथ हो गई हो, तो ओल्ड सोल्स हमेशा अपने को हील करने का तरीका जानती हैं। और वो कभी भी कंपैशन के साथ ही नहीं, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं लगाएंगी, ना खुद को ना किसी और को। पर जो बेबी और यंग और वो रहती है, वो सबसे ज्यादा अपने को दोषी मानती है और डिप्रेशन में भी चली जाती है। कई बीमारियां, खासकर जिनके स्पाउस की कैंसर से डेथ हो जाती है, वो भी दुखी हो के ऐसी ही डिजीज को डेवलप कर लेते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या है। जब भी आत्मा जितने भी गुस्से, डर, दुख और उलझन के साथ जाती है, वो उसके साथ वहां स्पिरिट वर्ल्ड में भी रहती है, परंतु स्पिरिट वर्ल्ड में वो एक बिगर पिक्चर में देखता है अपने डर को, सबको। और वहां पर उसको जो स्पिरिट वर्ल्ड के अच्छे मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, वो भी उनको मदद करते हैं। फिर वो चाहे कितना भी टाइम वो अपने निगेटिविटी के डार्क सेल्स में रहा हो, हमेशा वहां पर मदद उसको दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अनंत काल तक के उस कारावास में या अंधकार में रहेगा, कुछ टाइम तक के रहता है और आखिर उसको हेल्प करके ले जाते हैं। कैमरन को डायरेक्ट लेके गए और वही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता पर बहुत लोगों को मारता है, जैसे हिटलर हो, या कई लोग जो पूरे स्कूल के बच्चों को मार रहे हैं, या हम जो क्या बोलते हैं जिसको सामूहिक हत्या करते हैं, जो
उनको ऐसे सेल मतलब ऐसे कारागृह में बहुत बहुत टाइम तक के रखा जाता है और कई अपने उनको कर्म का बैलेंस वहीं पे ही करना पड़ता है। और औरन बताता है कि मैं भी 3 बार अपनी आत्महत्या किया था। औरन अभी एक एरॉन अभी एनलाइटन मास्टर है, पर बताइए एनलाइटन मास्टर होने के बावजूद भी उसने 3 बार आत्महत्या की थी। एक बार क्या हुआ था, इसके लिए ये वाली पास्ट लाइफ को बता रही हूँ कि कहीं कहीं पे आत्महत्या बहुत यूजफुल हो जाती है। कब यूजफुल हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रमोट करें, रॉबर्ट शॉर्ट भी वही कह रहा है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हम सुसाइड को स्वीकार कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कई हजारों साल पहले एरॉन के एक जन्म में औरन के शरीर और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बहुत कष्ट में था, उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे काफी टाइम तक के। उसके ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उसको बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, डॉक्टर्स भी हाथ छोड़ दिए थे। और उस समय जब उसने आत्महत्या की थी, उस समय सिर्फ हर्बल दवाइयां चलती थी। वो और उसका पूरा परिवार पीड़ित था और उसके ठीक होने के कोई चांस नहीं थे। तब उस समय उसने आत्महत्या की थी एरॉन ने। और वो कहता है कि वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग के रूप में था, क्योंकि मैं भी कष्ट से मुक्त हो गया था और मेरे जो परिवार के लोग जो सफरिंग कर रहे थे वो भी। क्योंकि कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचती है आत्मा जहां पर उसको एक न्यू बिगनिंग की जरूरी हो जाता है। वहां पर उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो अब इतना डूब चुकी है नीचे में कि उसका पॉइंट नहीं है। तब वहां पर जैसे अब उसको एक न्यू बिगनिंग करनी है तो वहां पे वो कर लेता है। ये पाप नहीं है, फिर से आएगा पढ़ेगा। पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने को एज्यूम करें कि हम भी उसी पॉइंट पे पहुंच गए। सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर में बता रही थी। और जैसे मर्सी किलिंग है, कई लोग नहीं मानते हैं इसको, अच्छा, पर मुझे लगता है कि क्यों नहीं देना चाहिए। जब शरीर हमारा है, आत्मा हमारी है, और यदि कोई इतना पीड़ा में है तो बिल्कुल उसको जाने की अनुमति देना चाहिए, हर गवर्नमेंट को देनी चाहिए। कोई बोझ नहीं, पर वो क्यों वो नहीं चाहता इस जन्म में कर्मा काटना। उसको लगता है मैं जाऊं तो जाने देना चाहिए। वो भी क्या, आपने पिक्चर देखी थी कि ऋतिक रोशन की मर्सी किलिंग के ऊपर थी, इतनी प्यारी पिक्चर थी वो। बहुत बहुत अच्छी पिक्चर, आप लोग देखिएगा, ढूंढिएगा, सर्च करिएगा। और एक बार एरोन ने और किया था, जब युद्ध में सब उसके शत्रु लोग उसको, उसके साथी को मार देते हैं, तो उसके शत्रु क्या करते थे, दूसरों को, अपने शत्रुओं को बहुत बर्बरता से मारते थे। तो जब एरोन के पास आ रहे थे तो एरोन ने सोचा अगर ये लोग मेरे को आएंगे तो बहुत बर्बरता से मुझे मारेंगे, उससे अच्छा है कि खुद को गोली मार के मैं मर जाऊं। तो वो पीसफुली ऐसे सुसाइड किया था। और एक बार जब उसके वाइफ और उसके बच्चों, लड़कियों को कैद कर लिया गया था और इसको बंदी बना दिया गया था, उसी के सामने उसकी बेटी और उसकी बीवी के साथ गलत होता है, तो वो इतना दुखी होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। और जब वो जाता है स्पिरिट वर्ल्ड में तो एरॉन बताता है कि मैं खुद देखा कि मैंने भी कई लोगों के साथ गलत किया था कई जन्म पहले। और जैसे मैं अपनी पास्ट लाइफ को देखा कि मैंने कई जन्म पहले मैंने दूसरे के साथ वही किया था जो इस जन्म में मुझे मिल रहा है, उसी समय मैंने अपने एनिमी को फॉरगिव कर दिया। और जैसे फॉरगिव किया, उसी समय मेरे को अपने स्पिरिट गाइड दिख गए, वो डार्कनेस से मैं हटा और आगे की तरफ चला गया। तो कई चीजें इसमें हैं। हमको लगता है कि क्या ये लॉस है एक सोल का, तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज बोलते हैं बिल्कुल एक लॉस है। आप बताइए कि एक गर्भ में आने के लिए एक आत्मा कितने मेहनत से जाल बुनती है, उसके बाद वो गर्भ में 9 महीने पूरे समय अपनी निगरानी रखती है। उसके बाद बचपन से लेके फिर बड़ी होके कितनी उम्मीदों के साथ अपने प्लान के साथ आती है, परंतु सिर्फ एक निराशा के कारण आप लोग जब ऐसे करते हो तो वो जितने प्लान थे, इतनी मेहनत, कई सालों की मेहनत आपकी चली जाती है। आपका एक अवसर आप खो देते हैं। तो आप कभी भी मत करिए, और हमेशा रखना चाहिए करके कि एक अच्छा टाइम आएगा। मर्सी किलिंग के ऊपर भी लिखा गया था कि जैसे मर्सी किलिंग का है, इसमें मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगी बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत प्यारे हैं वो एग्जाम्पल। कि जैसे हम तो देख रहे हैं कि जिसने खुद की अपने शरीर को मारा तो वो सुसाइड है,
पर कई बार आत्माएं अपनी मर्जी से भी शरीर को छोड़ती हैं। इसमें दो एग्जाम्पल बताए गए हैं कि ये हमको लगेगा कि ये सुसाइड नहीं है, पर देखिए आत्मा ने तो शरीर को छोड़ा ना, तो ये डायरेक्ट सुसाइड ना होके इनडायरेक्टली सुसाइड ही है, परंतु उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी और आप नहीं समझ पाएंगे। एक लड़का था, 19 ईयर्स का था, बिल्कुल हेल्दी दिख रहा था। कहाँ से आवाज आ रही है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बैटरी तो ठीक है आपकी? बापरे, इतनी जोर से बोली देखो। मैं ना माई इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट बोल रही, तो प्लीज थोड़ा धीरे से बोला कर। ओके, ज्यादातर बैटरी का होता है ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, बैटरी का नहीं है। अच्छा, तो वे जो 19 ईयर्स का था वो बच्चा सुसाइड कर लेता है, परंतु हमको लगता है कि उसने सुसाइड किया, परंतु सुसाइड के बाद उसको बताता है चैनलिंग के द्वारा रॉबर्ट श्वार्ट्ज को कि मेरी आत्मा को मालूम चल गया था कि मेरे में कैंसर डेवलप हो रहा था, और कैंसर को मैं लेने के उसमें नहीं था, क्या कहते हैं उसको, तैयार नहीं था। कर्मा के हिसाब से उसको कैंसर लेना था, परंतु वो उस समय तैयार नहीं था, तो वो उस समय अपने प्लान से फ्री विल के द्वारा अपनी डेथ को लेके मतलब सुसाइड कर लेता है। और क्योंकि अचेतन रूप से वो जान गया था। और एक 60 साल का आदमी रहता है, वो अपने पोते पोतियों के साथ बिल्कुल हेल्दी रहता था। अचानक उसको दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। जब उसकी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होती है तो पता चलता है कि उसके में कैंसर की शुरुआत हो चुकी थी। और जब उसकी चैनलिंग के द्वारा उसको बुलाते हैं तो उसने कहा था कि बिल्कुल मुझे मालूम चल गया था कि मुझे कैंसर आने होने वाला है, और मैंने खुद अपने मर्जी से अपने शरीर का त्याग दिया था। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष आत्महत्या नहीं है, पर हमको मृत्यु और आत्महत्या इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमको इसको समझना है, बहुत जरूरी है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम पूरा नहीं समझ सकते। हम केवल सतही तौर पे देखते हैं कि जिसने शरीर को छोड़ खुद जान दिया तो वो सुसाइड है, ऐसा। जबकि हम अंदर चलने वाली उसकी प्रतिक्रियाओं को और उसके इमोशंस को नहीं देख पाते कि उसने क्यों शरीर को छोड़ना चुना था। तो अब मान लीजिए कोई सुसाइड कर लेता, तो उसके प्रति गुस्सा कैसे हील करना चाहिए। तो कहा रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने कि आप गहराई से सोचिए कि कोई भी किसी को दुख देना चाहेगा क्या? कैमरॉन अपनी मम्मी को दुख देना चाहेगा, या कोई भी अपनी वाइफ को दुख देना चाहेगा? पर उसके अंदर में जो इमोशन के कारण उसने अपने शरीर को छोड़ा, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको आपको गुस्सा किस लिए है? क्योंकि उसने आपको छोड़ के गया, इसलिए नहीं कि वो चला गया। मतलब आपको अपने छोड़े जाने का दुख है, समझ गए? क्योंकि आप अकेले पड़ गए हैं। तो वो अपने गुस्से के प्रति जागरूक हो। वैसे भी कहा जाता है ना कि हम किसी की डेथ में तभी रोते हैं क्योंकि हमें उसके द्वारा दिया गया सुख याद आता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे सपोर्ट हो, जो भी हो। ये सब रजनीश की बातें हैं, पर यहाँ पे बोलता है कि आपको खुद को अपने ऊपर सोचना चाहिए कि मैं अबेंडेंट हो गया हूँ, मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए आपको उसके ऊपर गुस्सा है, इसलिए नहीं कि वो गया, मुझे क्यों छोड़ के गया। तो इस तरीके से करा। और एरॉन ने और भी एक अपने बेटे का बताता है, अभी छोड़ दीजिए, बहुत टाइम हो रहा है तो मैं छोड़ते जा रही हूँ। अब कैरोलिन और कैमरॉन दोनों एक ही ओवर सेल्फ से थे। जितने भी उनके पाठ पढ़ने थे, उसमें से सबसे मेन जो लर्निंग मैं आपको बता दूं, कैरोलिन की थी इस जन्म में पाठ पढ़ना कि किसी पे भी बिना स्वामित्व रखे, मतलब किसी को भी अपने पास नहीं रोक के रखना है, उस पर उसको प्रेम करना है। फिर कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे किसी का भी हो। क्योंकि उसके में एक था कि वो ओनरशिप, जैसे हम माँ बाप लोगों को ज्यादा था ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये जो हमारी ओनरशिप है वो उसके में भी थी। तो वो उसको सीखना था कि कोई भी चीज परिवर्तन मतलब बदल सकती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, पर नहीं हम उसको होल्ड करके रख सकते अपने पास, तब भी आपको प्यार करना है उतने ही खुशी से, ये उसकी लेसन था। तो वो काफी चीजों से वो सीख रही थी।
कैरोलिन को इसलिए नहीं, ये पाठ सिखाने के लिए उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं करी, वो तो आत्महत्या करा, पर उसको इस लेसन के लिए नहीं करा था, पर ये उसका लेसन था। अब जब उसका बेटा चला गया, अब बताइए उसका लेसन कितने अच्छे से इंटेंसली वो समझ पाएगी। अब तो वो समझ पाएगी कि देखिए, जिसको मैंने जन्म दिया, बड़ा किया, सब कुछ किया, उसको भी मैं नहीं रोक सकती। जब मैं अपने बेटे को नहीं रोक सकी, तो मेरे को इस दुनिया में तो कोई भी चीज मेरे पास नहीं रोक सकती। हर चीज परिवर्तनशील है और हर चीज क्षणभंगुर है। और उसकी लाइफ में तब तक के टीचर्स आएंगे जब तक कि वो अपने आप को ओपन अप करके रखेगी। अगर आपके घर में किसी की भी ऐसे हो चुकी है, तो आप अपने आप को क्लोज मत करिए। जैसे क्लोज करेंगे, आपका एनर्जी फील्ड बंद होगा, आपके नए टीचर्स आपके पास नहीं आएंगे। और जैसे कोई चला जाता है हमारे से, तो हमको लगता है कि अब हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि चाहे सुसाइड से, चाहे किसी भी तरीके से हमारे प्रियजन जब जाते हैं, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, तो उनको आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो वहां पर स्पिरिट वर्ल्ड में और इंटेंसली हमारे प्यार को महसूस करते हैं, तो आप बिल्कुल आप वैसे ही बात करिए जैसे बात करते हो, उनका नाम लेके बुलाइए। आप रोना नहीं है ना, रोक के नहीं बुलाना, बहुत अच्छे से आप उनसे प्यार से बात करिए। जो भी आप बात करना चाहती, तो उसको वहां पे कैमरन को बताता है, कैरोलिन को बताता है कि अपने बेटे से बात करके बताओ कि तुम उसको याद करती हो, कौन सी उसकी अच्छी चीज आपको सबसे अच्छी लगती थी, अपने प्रेम को जाहिर करो। और वो सब कुछ सुनेगा, आपके प्रेम को भी महसूस करेगा। और ये जो आप उसको ऐसे बुला के देंगी प्रेम, वो उसके वहां स्पिरिट वर्ल्ड के इवोल्यूशन में उसको मदद करेगी। और दूसरी चीज, जो एक और पॉइंट है, कि जब भी कोई हमारा प्रियजन जाता है, तो हमको दो चीजें होती है। एक तो होती है सैडनेस, सैडनेस अर्थात उदासी। जो भी चीज गए, जो भी इंसान चला गया, उसके जाने का दुख हमको उदासी के रूप में आता है। ठीक है, ये उदासी है, ये होना नेचुरल है। इस टाइम में अगर रोना आए तो रोइए, उदास होना हो बिल्कुल उदास होइए, क्योंकि ये आपका प्यार था जो उसकी कमी को महसूस कर रहा है। दूसरा होता है ग्रीफ, मातम। वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज बोलते हैं कि अगर आप किसी की प्यार की कमी को महसूस करते हो, तब आपकी सैडनेस है वो नेचुरल है। पर किसी की कमी से डर कर आप पूरे समय दुखी होकर जब मातम मनाते हैं, लंबा लंबा जब टाइम चलता है आपके उस दुख का, उसको हम ग्रीफ कहते हैं। वो आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी लर्निंग में भी रुकावट है, आपकी फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम करेगा। तो वो नहीं करना है, सैडनेस करना है पर ग्रीफ नहीं करना। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब ये दोनों जने एक दूसरे को प्यार के द्वारा एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। और बाद में आखिरी में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो भी आत्महत्या बाहरी प्रभाव से रोके जा सकती है, वास्तव में वो रुक जाती है। और गिल्ट कभी भी नहीं पालना है। जब भी कोई आत्मा क्रॉस रोड पे रहती है, एक तरफ उसका रहता है कि आत्महत्या करूं, एक तरफ रहता है कि नहीं, जीवन में फिर से चैलेंज को लूं। ये क्रॉस रोड है। रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो दोनों टाइम में उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है, मतलब रीबर्थ लेती है। अगर उसने आत्महत्या कर ली, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में स्पिरिट के रूप में जन्म लेगी। ठीक है। अगर उसने सोचा कि नहीं, अब मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, मैं अपनी लाइफ में पूरा डट के मुकाबला करूंगी, तो वो पुराना नहीं रह जाता जिसके पास सुसाइडल थॉट था, वो एक नया बन जाता है। जैसे कैरोलिन थी, आप सोचिए, जिसने पेड़ से टकरा कर अपने की जान देने की कोशिश करी, पर वह जब बच गई और वो अपने को बिल्कुल टर्न कर ली, तो यहाँ पे भी वो नई कैरोलिन बन गई। तो वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज बोलते हैं, हो गई आत्महत्या तब भी आप एक नया रूप लेंगे ट्रांजिशन के द्वारा, और अगर आपने यहाँ पे भी उस थॉट को हमेशा के लिए काट दिया, तब भी आपका एक नया जन्म होगा। आप अपने पहले से बेहतर वर्जन बनेंगे और अपने चैलेंज को अच्छे से डटकर मुकाबला करेंगे। और जितने पार्ट यहाँ पर मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, वहां एस्ट्रल वर्ल्ड में भी सब पढ़ते हैं, जैसे कैमरॉन वहां पे पढ़ रहा था। और हमारे जो बिलवेड लोग हैं, वो हमारे पास आते हैं अपनी लव एनर्जी देने के लिए, ताकि हमारी हीलिंग हो सके। और वो कई बार सिंबल्स देते हैं, कई बार उनके पसंद की परफ्यूम की खुशबू आ सकती है आपको,
या कभी फोन की घंटी बज सकती है, या लाइट्स ऑन ऑफ हो सकती है। आप लोग को ऐसा हुआ है क्या? मुझे एक दो बार हुआ है। मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है कि बहुत घबरा गई हूं मैं करके कि क्या है, तो पता नहीं। ऐसे इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आपको भी हुआ है? हाँ, चारुमती जी को भी हुआ है ऐसा, देखिए। तो स्वीकारना ट्रांसम्यूटेशन है, मतलब एक्सेप्टेंस ट्रांसम्यूटेशन है, आपका स्वीकारना रूपांतरण है। अपने जितने इमोशन हैं उसके बच्चे के प्रति, या जो पार्टनर आपका गया है उसके प्रति बिल्कुल प्यार रखिए। कोई भी गिल्ट अपने लिए नहीं रखिए, कोई भी गुस्सा उसके लिए नहीं रखिए, और अपने में कभी भी दोष मत लगाइए कि आपके कारण वो चला गया। और कैरोलिन की जो प्रेम है वो कैमरॉन में फ्लो होके वहां पे उसको मदद कर रहा है, और कैमरॉन जो उसको प्यार भेजता है, पूरे समय आके अपनी मम्मी की हेल्प करता है, मतलब प्यार देता है, वो यहाँ पर उसकी मम्मी उन टीनेज बच्चों को समझाकर वो फ्लो करती है लव। क्योंकि जो भी प्यार आप अगर मुझे दे रहे हैं या मैं आपको दे रही हूँ, कभी भी वेस्ट नहीं होता, एक दूसरे से फ्लो होके आगे बढ़ते जाता है, और एक दूसरे की इवोल्यूशन में हमको साथ देते जाता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा चलिए ठीक है। तो आप लोग के घर में अगर कोई मेंटली इल है, या बच्चे हैं टीनेज बच्चे, तो बिल्कुल ओपन अप हुई। और छोटे बच्चों को मोबाइल मत दीजिए जो पिंक वेल वगैरह वाला गेम खेलते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा सुसाइड हुए हैं बच्चों के कारण, बच्चों के। और यदि आपके लाइफ में से कोई आपका लवर चला गया है, तो एक ही डायलॉग याद रखिए, तू न सही और सही और न सही और सही और न सही और सही, कोई तो सही आएगा। तो सुसाइड नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी समस्या हो, हमेशा वेट करना चाहिए।